नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है जिस तरह से दिल्ली का चुनाव लड़ी, जो रणनीति बनाकर कमोबेश उसी रणनीति से पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ना चाहती है। वैसे तो कहें तो लोकसभा चुनाव के बाद से जो भी चुनाव लड़ी है बीजेपी, हरियाणा की बात करें आप, महाराष्ट्र की बात करें या दिल्ली की बात करें, तीनों जगह जहां बीजेपी की जीत हुई है, स्ट्रेटजी आपको एक समान दिखेगी। माइक्रो मैनेजमेंट करो, अलग अलग सामाजिक समूहों को टारगेट करो और उसके अलावा जहां अपनी सरकार नहीं है वहां जो विरोधी दल की सरकार है उसके कामकाज के, उसके गवर्नेंस को टारगेट करो। ये तीन मुख्य बातें उभर कर आई हैं बीजेपी की स्ट्रेटजी में, चुनावी रणनीति में लोकसभा चुनाव के बाद से, कि मैक्रो लेवल पर एक मुद्दा बना देने से, बड़े स्तर पर प्रधानमंत्री का प्रचार करवा देने से उससे जो जीत की गारंटी नहीं है, लेकिन अगर ज़मीन पर उतरेंगे तो उससे जीत की गारंटी की संभावना बढ़ जाती है। जीत की गारंटी तो चुनाव में वैसे भी किसी भी बात को लेकर आप नहीं कह सकते कि ये कर देंगे तो जीत की गारंटी हो जाएगी, लेकिन बात होती है किसमें संभावना ज़्यादा है, किसमें पोटेंशियल ज़्यादा है, क्या करने से हमारा जनाधार बढ़ेगा, वोट बढ़ेगा, और क्या करने से हमारे विरोधी का वोट घटेगा। और घटने के भी कई तरीके होते हैं। एक रणनीति ये होती है कि घटे और हमारे पास आए। दूसरी रणनीति तब बनती है जब ये लगता है कि अगर उस पार्टी को, हमारे विरोधी पार्टी को, मुख्य विरोधी जो है उससे अलग हो रहा है तो वो हमारे पास नहीं आएगा, तो ऐसी जगह जाए जिससे हमारे मुख्य विरोधी को नुकसान हो, मतलब वोट का बंटवारा हो। अब पश्चिम बंगाल में जो है ममता बनर्जी का जो कोर वोट है वो दो हैं, एक मुस्लिम वोट और दूसरा भद्रलोक का वोट। मुस्लिम वोट तो बंटने से रहा। सीपीएम हालांकि खड़ा होने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुसलमान तो सीपीएम के साथ नहीं आने वाला, क्योंकि मुसलमान को मालूम है कि सीपीएम आज जिस हालत में है वो बीजेपी को हराने की हालत में नहीं है, तो वो इसलिए सीपीएम के साथ जाने का सवाल ही नहीं है, टीएमसी के साथ ही जाएगा। तो इसलिए ममता उस फ्रंट पर निश्चिंत है। ममता को जो डर है या हो सकता है डर, वो दो मोर्चों पर खास तौर से, एक भद्रलोक, और याद रखिए पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन तभी होता है जब भद्रलोक अपने विचार में परिवर्तन करता है या अपना पक्ष बदलता है या कहें खेमा बदलता है। चाहे आप कांग्रेस के राज के समय देख लीजिए, चाहे उसके बाद सीपीएम का राज गया तब देख लीजिए, और ममता बनर्जी अगर जाएंगी तो उसमें एक बड़ी भूमिका भद्रलोक की होगी। क्या भद्रलोक इस बार बीजेपी के साथ आने को तैयार होगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसका उत्तर अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इसकी एक हल्की सी झलक मिली थी जब आरजी कार, जो मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, उसमें जो बलात्कार की घटना हुई जूनियर डॉक्टर से, उसके बाद जिस तरह से लोग सड़क पर उतरे, उसमें किसी पार्टी के समर्थक थे ऐसा आप नहीं कह सकते, और बीजेपी ये मानकर नहीं चल सकती कि जो लोग सड़क पर उतरे वो उसके समर्थक हैं या उसके वोटर हैं या हो जाएंगे, लेकिन संभावना जरूर तलाशी जा सकती है उसमें। क्या वो वोटर ममता बनर्जी से इतना नाराज है कि उनके खिलाफ वोट करने के लिए तैयार है? दूसरी स्थिति ये हो सकती है, क्या वो इतना नाराज है कि वोट करने ही ना जाए? दोनों स्थितियों में टीएमसी को नुकसान होगा। तो मुस्लिम वोट की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत है ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी। उसको डर है हिंदू वोटों में बंटवारे, खासतौर से भद्रलोक की बात जो मैंने की है। अब भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रणनीति पर अभी से काम करना शुरू कर दिया है। 2021 में उनको लग रहा था कि हम आ सकते हैं, उनको झटका लगा 2024 के लोकसभा चुनाव से, लेकिन कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अंग्रेजी में ये कहावत है। तो कहीं आपकी हार होती है, निराशा होती है, तो उम्मीद की भी एक किरण दिखती है, और उस छोटी सी हल्की सी किरण को या कहें छोटे से दिए को देखकर भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति बना रही है, जो उसने किया दिल्ली में, वैसे पश्चिम बंगाल में वो आजमा चुकी है और सही भी साबित हो चुका है। पश्चिम बंगाल में आपको याद होगा 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी को अपना उम्मीदवार बनाया था,
कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ममता बनर्जी अपना चुनाव हार जाएंगी, और वो भी नंदीग्राम से, जहां से वो उनकी राजनीति उठकर खड़ी हुई, पूरे प्रादेशिक फलक पर आई और सीपीएम को सत्ता से बाहर किया। नंदीग्राम का आंदोलन की भूमि वो ममता बनर्जी की आधार भूमि थी राजनीतिक रूप से, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने वहां से उनको हरा दिया। उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि नंदीग्राम के आंदोलन के समय और जब वो सीपीएम से लड़ रही थी, तब शुभेंदु अधिकारी उनका दाहिना हाथ हुआ करते थे, खासतौर से नंदीग्राम में। तो नंदीग्राम की ज़मीनी हकीकत ममता बनर्जी से कई मामले में बेहतर जानते थे शुभेंदु अधिकारी, और उन्होंने ममता बनर्जी को हरा दिया। लेकिन बीजेपी हार गई, चुनाव जीत नहीं पाई। ममता बनर्जी और बड़े बहुमत से सत्ता में वापसी हुई उनकी 2021 में। लेकिन अब सवाल था, चूंकि पश्चिम बंगाल में बाईकैमरल हाउस नहीं है, यानी अपर हाउस नहीं है, तो विधान परिषद नहीं है, तो विधान परिषद से जा नहीं सकती थी, तो इसलिए मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उनको बाई इलेक्शन लड़ना जरूरी था। बाई इलेक्शन लड़कर फिर से विधानसभा में आना था। तो भवानीपुर के विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को इस्तीफा दिलाया गया और वहाँ से ममता बनर्जी उम्मीदवार बनी टीएमसी की। और याद रखिए, भवानीपुर का इलाका है जहाँ काली घाट आता है, जहाँ ममता बनर्जी का पैतृक आवास है, वहीं पर वो रहती हैं। अब भी रहती है, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी, और मुख्यमंत्री बनने से पहले तो रहती ही थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो किसी सरकारी आवास में नहीं गई। तो ये उनका गढ़ है, उनका घर है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने प्रियंका टिब्रेवाल को, जो वकील भी हैं पेशे से और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी प्रमुख नेता है और बहुत तेज तर्रार नेता है, युवा हैं, महिला हैं, इस वजह से उतारा गया कि ममता बनर्जी के खिलाफ एक महिला उम्मीदवार उतारने से फ़ायदा मिलेगा। लेकिन वो हार गई बुरी तरह से। लगभग 58,000 वोटों से ममता बनर्जी यहाँ से जीती थी बाई इलेक्शन। अब जो मैं उम्मीद की किरण की या छोटे से दिए की बात कर रहा था, वो कहाँ से आई? लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो गई, 18 से 12 हो गई, और जो भाजपा की सीटें गई वो सीधे सीधे टीएमसी को मिल गई। वो 6 सीटें और बढ़ गई ममता बनर्जी की। उसके अलावा कांग्रेस से भी 1 सीट छीन ली उन्होंने, 2 सीटें थी कांग्रेस के पास। तो ऐसे में ममता बनर्जी के लिए कोई चिंता का कारण नहीं होना चाहिए। लोकसभा चुनाव और उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुए उनकी बात कर लें आप, या स्थानीय निकाय के चुनाव, सब में टीएमसी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पहले से खराब हुई, लेकिन राजनीति में परिस्थिति बदलते देर नहीं लगती है। ममता बनर्जी की जो योजनाएं हैं और नई योजनाएं भी वो लॉन्च कर रही हैं, उनका भी असर है, वो लोकप्रिय योजनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को टारगेट कर रही है। उनमें जो कमी है, कमी क्या है? सबसे बड़ी कमी ममता बनर्जी का जो शासन है, प्रशासन है, उसमें यह है कि लाभ सरकारी योजनाओं का टीएमसी के वर्कर को मिलता है, कैडर को मिलता है, आम आदमी को नहीं मिलता है। ये मुद्दा ऐसा है जो धीरे धीरे, मतलब ये धीमी आंच पर पकने वाला पकवान है, जो एकदम से नहीं पकता। बीजेपी ने 16, 19 और उसके अलावा 21 में भी कोशिश की, नहीं हुआ, 24 में भी नहीं हुआ। इसलिए ममता बनर्जी को लगता है कि इस मुद्दे पर बीजेपी सफल नहीं हो पाएगी। ममता बनर्जी की सरकार का भ्रष्टाचार, उनके मंत्रियों का भ्रष्टाचार, वो भी 2024 में मुद्दा नहीं बन पाया। 21 में भी नहीं बना था, 24 आते आते चूंकि कई मंत्री जेल जा चुके थे, अब भी जेल में हैं, इसके बावजूद नहीं बना। अब भारतीय जनता पार्टी जो उसने 21 में किया था और जो उसने 25 में दिल्ली में किया, अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश, उनके खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार जिसमें जीतने की संभावना हो, तो प्रवेश वर्मा को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा दिया और प्रवेश वर्मा ने हरा दिया अरविंद केजरीवाल को। ये चुनाव से पहले तक ये माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की सीटें कम होंगी, वो जो 62 सीटें हैं उतनी नहीं आएंगी। लेकिन 2 चीज़ें मानने को लोग तैयार नहीं थे, और उनमें से एक तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे कि अरविंद केजरीवाल अपनी विधानसभा सीट हार जाएंगे। ये लग रहा था कि हो सकता है सरकार ना आए, हो सकता है हंग असेंबली आ जाए, लेकिन कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि आम आदमी पार्टी की ऐसी हार होगी। बीजेपी को लगता है कि ये स्ट्रेटजी कारगर है,
उसको लगता है कि 2021 में भी शुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ाने से उसको फायदा हुआ। उसको जो 77 सीटें, 2 से सीधे 77 सीटें मिली, उसमें इस स्ट्रेटजी का भी योगदान था। ये अलग बात है कि जो उसकी महत्वाकांक्षा थी या उसका जो लक्ष्य था सत्ता में आने का, वो पूरा नहीं हुआ। तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी इसी स्ट्रेटजी पर काम करने जा रही है। वो भवानीपुर में ममता बनर्जी को घेरना चाहती है कि उनका घर है, उनका गढ़ है। इसके बावजूद जो मैंने उम्मीद की किरण की बात की, छोटे दिए की, वो ये कि लोकसभा चुनाव में जो ये विधानसभा सीट है भवानीपुर, इसमें कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 8 वार्ड आते हैं। इन 8 वार्डों को मिलाकर जो है पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा की बनती है। इसमें 58,000 से ज़्यादा वोटों से टीएमसी की उम्मीदवार के रूप में ममता बनर्जी 21 में जीती थी बाई इलेक्शन में। ये मार्जिन घटकर लोकसभा चुनाव में 5,800 वोट के करीब आ गया है। 8 में से 5 वार्ड में बीजेपी के उम्मीदवार को बढ़त मिली और 8 में से 5 वार्डों में बढ़त मिलने का मतलब है कि एक तरह से सीट जीतने की संभावना बन जाती है अगर इस तरह का वोटिंग पैटर्न रहता है। दूसरी बात यह है कि 8 में से 5 जीती और छठे में लगभग 150 वोट से पीछे रही बीजेपी। तो ये बहुत बड़ा चेंज है पिछले विधानसभा चुनाव, बल्कि कहें उपचुनाव से और लोकसभा चुनाव के बीच में, और वो भी ममता बनर्जी के घर में, उनके गढ़ में। तो ये एक इंडिकेशन है, ये संकेत है कि ममता बनर्जी को जैसे नंदीग्राम में हराया गया था वैसे ही हराया जा सकता है। तो बीजेपी इस बार फिर शुवेंदु अधिकारी को भवानीपुर से उतारना चाहती है। उसको लगता है कि भवानीपुर से शुवेंदु अधिकारी को अगर उम्मीदवार बनाएंगे तो इलेक्शन हाई प्रोफाइल हो जाएगा। किसी और नेता को उतारा तो शायद उस तरह का चुनाव बन नहीं पाएगा। और शुवेंदु अधिकारी चूंकि एक बार हरा चुके हैं ममता बनर्जी को, इसलिए वो हरा सकते हैं, इसकी संभावना तो बनी रहेगी, भले ही ना हरा पाए। तो बीजेपी ने वहां तैयारी शुरू कर दी है और ममता बनर्जी को इसका एहसास है। 27 फरवरी को उन्होंने 8 वार्डों के जो नेता हैं टीएमसी के, उनकी बैठक बुलाई और कहा अभी से तैयारी शुरू कर दो और ये देखो कि भारतीय जनता पार्टी ने जो फर्जी वोटर बनाए हैं उनको बाहर किया जाए, जो मतदाता सूची है उससे। अब इसका क्या मतलब है? भाजपा ने इसका मतलब ये निकाला कि ममता बनर्जी टारगेट कर रही हैं कि जो भाजपा समर्थक वोटर है उनके नाम कटवाए जाए। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी की डेमोग्राफी समझिए, इसमें 80% हिंदू है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको पश्चिम बंगाल में ऐसे विधानसभा क्षेत्र कम मिलेंगे, अच्छी खासी संख्या में हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में हिंदू हों 80%, ऐसे बहुत कम मिलेंगे। 70% हिंदू है पूरे प्रदेश में मिलाकर, तो 80% है और उसमें भी पंजाबी और गुजरातियों की संख्या अच्छी खासी है। तो ये डर है, ममता बनर्जी टारगेट करना चाहती हैं कि ये बाहरी वोटर है, बाहर से लाकर वोटर बनाए गए। तो अब बीजेपी और टीएमसी में लड़ाई चुनाव आयोग में होगी कि कौन से वोटर का नाम कटवाने की कोशिश हो रही है और किसको जुड़वाने की कोशिश। तो बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है कि ममता बनर्जी ऐसा करने ना पाए। तो इसकी तैयारी बीजेपी की ओर से हो रही है। इस बीच में पश्चिम बंगाल में सीपीएम यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी सक्रिय हो गई है। तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय होने से ममता बनर्जी को कोई डर नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि कुछ भी कर ले सीपीएम, मुसलमान उसके साथ नहीं जाने वाला। कम से कम अभी जो परिस्थिति है, राजनीतिक परिस्थिति, जिस तरह की मजबूती की स्थिति में ममता बनर्जी है भाजपा के खिलाफ, केवल मजबूती से काम नहीं चलता, भाजपा के खिलाफ। तो भाजपा के खिलाफ जितनी मजबूती से है ममता बनर्जी, उसमें मुसलमानों की पहली पसंद टीएमसी होगी। लेकिन डर है किसको? बीजेपी को। बीजेपी को डर है कि अगर सीपीएम ज़्यादा मजबूती से लड़ती है तो वो हिंदू वोट काट सकती है। हिंदू वोट काटने का मतलब है कि उसका नुकसान हो सकता है। हिंदू वोट ममता बनर्जी को छोड़कर, फिर कह रहा हूँ खास तौर से भद्र लोग
ममता बनर्जी को छोड़कर सीपीएम के साथ जाएगा की संभावना वैसे तो कम लगती है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। तो बीजेपी की नज़र भद्रलोक पर और हिंदू वोटों पर है इस चुनाव में, यानी 2026 का चुनाव अभी समय है। बीजेपी की सारी कोशिश है कि उसको जो हिंदू वोट मिलते हैं 40, 42, 45%, उसको बढ़ाया जाए। मुस्लिम वोटों के मिलने की तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर हिंदू वोटों का प्रतिशत बढ़ जाए तो ममता बनर्जी पर खतरा मंडरा सकता है। तो पहले ममता बनर्जी को उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में घेर लो, उनको हराने की कोशिश करो, और दूसरा इस चुनाव को हाई प्रोफाइल बना दो कि ममता बनर्जी के लिए यहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाए। बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसा लगता नहीं है, ये उनका गढ़ है, घर है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो जिस तरह का ट्रेंड है उससे बीजेपी को उम्मीद लग रही है। दूसरा, विधानसभा चुनाव आते आते 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगी ममता बनर्जी के खिलाफ, और सीपीएम और कांग्रेस दोनों चाहेंगे कि पहले टीएमसी हारे। तो टीएमसी की हार में हालांकि दोनों पार्टियों की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो किसी की मदद कर सके या किसी का नुकसान कर सके, लेकिन ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज जहां भाजपा और टीएमसी के बीच में वोटों का प्रतिशत या वोटों की संख्या का अंतर बहुत कम है, वहां ये पार्टियां चुनाव का नतीजा पलट सकती हैं। तो ऐसी सीटों पर भी बीजेपी की नज़र है, और ममता बनर्जी को लग रहा है कि अगर 2026 का चुनाव वो हार गई तो राज्य की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति से तो उनका सपना जो राष्ट्रीय राजनीति का है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और राज्य की राजनीति में भी उनकी गिरावट का समय शुरू हो जाएगा। मैं अभी नहीं कह रहा हूँ कि वो चुनाव हार जाएंगी, सत्ता से बाहर हो जाएंगी, नहीं भी हारती हैं, सत्ता से बाहर भी नहीं होती हैं, तब भी वो बहुत कमज़ोर हो सकती हैं। ऐसी परिस्थिति है। सवाल ये है भाजपा इसका कितना फ़ायदा उठा पाएगी। भाजपा इसका फ़ायदा तभी उठा पाएगी जब वो हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह माइक्रो मैनेजमेंट पर ध्यान देगी, जो विभिन्न सामाजिक समूह हैं उन पर कंसंट्रेट करेगी, और उन अपने वोटर और अपने कार्यकर्ता को 2021 के चुनाव में स्थिति हो गई थी कि 12 साढ़े 12 बजते बजते पोलिंग बूथ से बीजेपी का कार्यकर्ता भाग गया। उसका फायदा ममता बनर्जी ने उठाया। इस बार ऐसा न होने पाए, इसकी तैयारी भाजपा अभी से कर रही है, लेकिन क्या होगा ये तो चुनाव के समय पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि 2021 की तुलना में भाजपा की विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारी ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा रणनीतिक रूप से ज़्यादा तैयारी के साथ वो चुनाव में उतरने जा रही है। और ममता बनर्जी को सबसे ज़्यादा अपने ही लोगों के भ्रष्टाचार के जो उन पर आरोप लगे हैं या फिर मुकदमे चल रहे हैं उनका सामना करना है। उन्हें अपनों के कुकर्मों का भी जो है जवाब देना है और अपने विरोधी के प्रहार का भी जवाब देना है। तो दो तरफा घिरी हुई हैं ममता बनर्जी, लेकिन ममता बनर्जी फाइटर है अभी तक, लेकिन कोई भी फाइटर कोई भी हो वो लंबे समय तक टिक नहीं पाता है, और बड़े बड़े नेताओं को गिरते देखा है। अभी हमने देखा किस तरह से उड़ीसा में नवीन पटनायक की हार हुई। तो नवीन पटनायक उड़ीसा में हार सकते हैं तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी हार सकती हैं। ये जो है सबसे बड़ा इंसेंटिव है भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव 2021 की तुलना में इस बार ज़्यादा क्लोज कंटेस्ट होने जा रहा है। अब सब कुछ निर्भर करेगा कि भाजपा अपने पत्ते कैसे खेलती है, स्थानीय लोगों की कितनी मदद लेती है, और कैंपेन में बांग्ला भाषी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करती है कि नहीं उनका। क्योंकि पिछले चुनाव में बाहर से जो लोग गए उन्होंने वोट बढ़ाने की बजाय वोट कम किया। स्थानीय कार्यकर्ता था उसको नाराज़ करने का काम किया। उम्मीद करना चाहिए कि भाजपा ने उससे सबक सीखा होगा। लेकिन दोनों तरफ से 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।